देश में पिछले कुछ दिनों से एक ज्वलंत मुद्दा काफी सुर्खियां बटोर रहा है। और मैं अनंत पेपर लीक, नौकरियों की क्राइसिस या तेल के दामों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मामला उससे ज्यादा गंभीर है, हमारे अस्तित्व की बात है। दरअसल मटन, मछली, मियां, मदरसा, मुजरा, मंगलसूत्र की राजनीति खत्म करने के बाद अब अंडे की बारी आ चुकी है। वेस्ट बंगाल में आई नई बीजेपी सरकार ने असली परिवर्तन का अपना वादा पूरा करते हुए राज्य के सरकारी स्कूलों के मेन्यू से अंडे को अब हटा देने का फैसला लिया है। अब से बंगाल के स्कूलों में मिड डे मील्स में सात्विक वेजिटेरियन खाना परोसा जाएगा और इसकी जिम्मेदारी इस्कॉन संगठन को सौंप दी गई है। यह मैंडेट एक ऐसे राज्य में लाया जा रहा है जहां 99% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। पूरे देश में यह आंकड़ा सबसे ज्यादा है बंगाल राज्य में। नॉन वेजिटेरियन खाना बंगाल की आइडेंटिटी का एक हिस्सा है। यहां तक कि बंगाल में दुर्गा और काली पूजा में मटन और मछली का भोग चढ़ाया जाता है। बंगाल में नॉन वेजिटेरियन खाने को इतना पसंद किया जाता है कि अपने आप को सात्विक सनातनी ब्रांड करने वाली बीजेपी और उनके लीडर्स ने राज्य के इलेक्शन से पहले खुलेआम, खुले तरीके से कैमरा के सामने मछली खाया, लोगों को बोला कि कोई डरने की बात नहीं। लेकिन इलेक्शंस जीतने के बाद ही बीजेपी के असली एजेंडे को वापस आने में देर नहीं लगी। हिंदू धर्म का अपना वर्जन लोगों पर थोपना वहां शुरू हो चुका है। सालों तक राजनीति बीफ के आसपास घूम रही थी, लेकिन अब वो नैरेटिव पूरा हो चुका है। इसीलिए अब नॉन वेजिटेरियन खाने को ही एंटी हिंदू धर्म के खिलाफ दिखाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। समाज में खाने को लेकर भी एक बंटवारे की दीवार खड़ी की जा रही है। कम से कम कोशिश तो हो रही है। एक समय में जहां चाइना अमेरिका को क्वांटम कंप्यूटर और एआई में मात देने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका में एडवांस स्पेस एंड सेमीकंडक्टर रिसर्च चल रहा है, वहीं हम अंडे पर एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। यह जो कदम सरकार लेने की कोशिश कर रही है, उससे देश के भविष्य को भारी ठेस पहुंच सकती है। बंगाल के स्कूल चिल्ड्रन से मिड डे मील्स में अंडे हटवाना सिर्फ धर्म या राजनीति का मुद्दा नहीं है। अंडों में, जैसा कि शायद आप जानते होंगे, प्रोटीन होता है जो बच्चों की परवरिश के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर सही समय पर बच्चों को सही न्यूट्रिशन ना मिले तो उनकी ग्रोथ रुक सकती है। भारत में वैसे ही बच्चों में मैल न्यूट्रिशन और स्टंटिंग के केसेस ग्लोबल एवरेज से कई गुना ज्यादा है। ऐसे में एक पूरे राज्य के बच्चों के प्लेट से प्रोटीन का सबसे अच्छा आसान सोर्स छीन लेना शायद सबसे वाइज डिसीजन ना हो। लेकिन बीजेपी सरकार का दावा है कि डरने की कोई बात नहीं है। अंडों को सोयाबीन से बदला जा रहा है, जो कि प्रोटीन्स का एक और अच्छा सोर्स है। लेकिन क्या सच में अंडों को सोयाबीन से बदला जा सकता है? अगर बदला जा भी सकता है, सवाल तब भी यह उठता है कि एक प्रीडोमिनेंटली नॉन वेजिटेरियन स्टेट में ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या है वेजिटेरियनिज्म से यह ऑब्सेशन कि अब वो हमारे देश के बच्चों के न्यूट्रिशन के साथ भी यहां खिलवाड़ चल रहा है? क्या है इस प्योर इंप्योर वाली ब्राह्मणिकल पॉलिटिक्स का राज? और क्या सच में नॉन वेज खाना हिंदू धर्म के खिलाफ है? इन सब पर डिटेल में बात करेंगे आज के देशभक्त स्पेशल एपिसोड में। पिछले महीने 22 जून को बंगाल की नई बीजेपी सरकार ने अपना बजट पेश किया। बजट में स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर स्वपन दासगुप्ता ने घोषणा की कि कोलकाता की सरकारी स्कूल्स में क्लास 1 से क्लास 8 के मिड डे मील की जिम्मेदारी इस्कॉन को दी जा रही है। इसके बाद इस्कॉन की तरफ से बयान आया कि उनका मेन्यू हाईली न्यूट्रिशियस और वेजिटेरियन होगा। मतलब जो प्रेजेंट सिस्टम में अभी बच्चों को हफ्ते में एक अंडा दिया जाता है, वो भी अब बंद कर दिया जाएगा। विपक्षी टीएमसी के डेरेक ओब्रायन ने बीजेपी को तुरंत उसका माछ भात वाला चुनावी तमाशा याद दिलाया। उनका वादा याद दिलाया कि नॉन वेजिटेरियंस को डरने की कोई जरूरत नहीं। बीजेपी पर बच्चों से प्रोटीन चोरी करने का आरोप लगाया गया। बीजेपी के साइड से भी तुरंत काउंटर आता है। कहा जाता है कि इस्कॉन अच्छा खाना बनाता है, साफ सुथरे तरीके से सात्विक खाना बनाया जाता है। साथ ही इंटरनेट पर वेज नॉन वेज डिबेट एक बार फिर से छिड़ जाती है। वेजिटेरियन मील न्यूट्रिशनली एडिक्वेट है या नहीं, इस पर तुरंत बहुत बहस होने लगती है, क्योंकि भाई जो डिफेंडर्स है वेजिटेरियनिज्म के, वो कह रहे हैं आ रहा है दूसरे देश भी तो हैं जिन्होंने वेजिटेरियनिज्म, वीगनिज्म तक को अडॉप्ट किया है। वो क्या सब मैल न्यूट्रिशन या स्टंटिंग के शिकार हो रहे हैं ऐसे देश? लेकिन जब जनता में किसी बात को लेकर आक्रोश होता है तो सरकार उसे अनदेखा भी नहीं कर सकती है। खबर यह भी है कि एज अ कॉम्प्रोमाइज बंगाल सरकार शायद स्कूल मैनेजमेंट को अलग से अंडे खरीदने के लिए फंड्स मुहैया करवा सकती है। इसका विचार चल रहा है। मतलब इस्कॉन के खाने के अलावा अगर स्कूल्स चाहे तो एग्स वो सर्व कर सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त, बट वी होप कि सरकार में बैठे लोग बच्चों के प्लेट
से प्रोटीन की चोरी ना करे अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, लोगों को बांटने के लिए। क्योंकि देश में जो ऊंची राजनीति चल रही है वो हमें और नीचा खींच रही है। आप सोचो कॉन्वर्सेशन कहां चल रहा है, दुनिया एआई की तैयारी कर रही है और हम अंडों के मुद्दे पर अपना सर फोड़ रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि सरकार पर कम ही भरोसा रखो। अगर अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ बनाना है, जिम्मेदारी आपको खुद ही उठानी पड़ेगी। हां, इसमें आपकी मदद जरूर कर सकता है आउटस्किल का 2 डे कंप्लीट क्लॉड लाइव ट्रेनिंग वर्कशॉप। एआई की दुनिया में आज क्लॉड को ब्रह्मास्त्र बोला जा रहा है। जॉब करने वाले क्लॉड यूज करके अपने मैनेजर को वही आउटपुट दे रहे हैं जो पहले पूरी टीम दिया करती थी। फ्रीलांसर जो पहले हफ्ते में काम डिलीवर करते थे अब 1 दिन में कर पा रहे हैं, और क्लाइंट स्पीड के साथ साथ क्वालिटी से भी खुश। फाउंडर क्लॉड से पूरी टीम का काम निकाल रही है। कॉस्ट कम, स्पीड ज्यादा, मार्जिन्स बेटर। यह सिर्फ एक एआई टूल की बात नहीं कर रहा हूं, यह अगले 10 सालों का इंफ्रास्ट्रक्चर है। बिग टेक कंपनीज ये जानती हैं, इसीलिए बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा कर रही हैं। आप इसमें पीछे ना रह जाओ, इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कंप्लीट क्लॉड लाइव ट्रेनिंग। ये लाइव ट्रेनिंग में 2 अलग अलग ट्रैक्स आपको मिलेंगे, एक टेक प्रोफेशनल्स के लिए और दूसरा नॉन टेक प्रोफेशनल्स के लिए। इस सैटरडे और संडे सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक 16 घंटे कंप्लीटली हैंड्स ऑन। वर्किंग प्रोफेशनल, फ्रीलांसर, फाउंडर्स या सीरियसली जो एआई को समझना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, वो इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप सीखोगे क्लॉड से घंटों की रिसर्च मिनटों में कैसे कर सकते हो, बिना एक लाइन ऑफ कोड लिखे टूल्स और डैशबोर्ड कैसे बना सकते हो, प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट्स कैसे बना सकते हो, और क्लॉड को अपना परमानेंट इंटेलिजेंट असिस्टेंट कैसे बना सकते हो। क्योंकि आउटस्किल हमारे आज के एपिसोड पार्टनर्स है, तो देशभक्त सब्सक्राइबर्स के लिए यह कोर्स एकदम फ्री है। लेकिन हां, आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाना है, क्लिक करना है और अपने आप को इस फ्री कोर्स के लिए रजिस्टर करना है। अंडे पर यह जो पूरा डिबेट चल रहा है वो इसलिए भी है क्योंकि काफी लोग अंडे के फंडे को नहीं समझते हैं। दरअसल एक अंडे में 6 से 7 ग्राम हाई क्वालिटी कंप्लीट प्रोटीन आपको मिलता है। इसके अलावा विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ए, आयरन, हेल्दी फैट्स और एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी आपको मिलते हैं। प्रोटीन की क्वालिटी की अगर हम बात करें तो PDCAAS यानी प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर में अंडा परफेक्ट 1 स्कोर करता है। यानी अंडे में मिलने वाले 100% अमीनो एसिड्स ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट और अब्सॉर्ब कर सकते हैं। एब्सोल्यूट की नंबर्स की जगह अगर हम बात कर रहे हैं तो डिबेट का जो दूसरा भाग है वो है सोया चंक्स, जो इस्कॉन के मेन्यू में एग्स का रिप्लेसमेंट एटलीस्ट होने की कोशिश हो रही है। उसका भी PDCAAS जो स्कोर है वो परफेक्ट बनाता है। और यही भक्त बनर्जी बोलेगा कि देखा 100 ग्राम सोया में भी तो उतना ही प्रोटीन है जितना 2 अंडों में आपको मिलता है। तो बस क्या प्रॉब्लम है, आपको इतना हल्ला मचाया क्यों जा रहा है? लेकिन यहां जानना जरूरी है कि क्योंकि 100 ग्राम सोयाबीन कंज्यूम करने के लिए पहले उनको पकाना होता है और पकाने के प्रोसेस में वो 300 ग्राम का हो जाता है। और इतना सारा सोयाबीन एक बार में खाना सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। जबरदस्त आपको ब्लोटिंग हो सकती है। सोया चंक्स के अलावा इस्कॉन एग्स को पनीर और राजमा से रिप्लेस करने की बात कर रहा है। आपको बता दें कि पनीर का प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर 0.8 है, राजमा का स्कोर 0.68 है, नॉर्मल दाल उससे भी कम। अगर सच में इसे अंडे से मिलने वाले न्यूट्रिशन को रिप्लेस करना हो तो सोया, पनीर, राजमा सबको केयरफुली कंबाइन करके आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। इसमें लिखा पढ़ी करनी होगी। और इसके बाद भी सिर्फ प्रोटीन रिप्लेस आप कर पाओगे, विटामिन B12 जो सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलता है वो नहीं मिलेगा। वो कहां से आप दोगे स्टूडेंट्स को? राजमा या सोया से। बच्चों में विटामिन B12 की कमी से एनीमिया और परमानेंट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ब्रेन डेवलपमेंट भी स्टंट हो सकता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 में सरकारी आंकड़ों की बात कर रहा हूं यहां, नेशनल फैमिली सर्वे 6 के मुताबिक वेस्ट बंगाल में पहले से ही 5 साल से कम उम्र के 20% बच्चे में वेस्टिंग दिखने को मिला है। यानी वो बच्चे बहुत कमजोर है। तो ये बात बीजेपी या टीएमसी की नहीं है, पहले ही दिक्कतें काफी ज्यादा है। 22% बच्चे स्टंटेड पाए गए हैं, अपने एज के हिसाब से हाइट में कम, और 71% जो महिलाएं हैं वो एनीमिक पाई गई हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है लैक ऑफ न्यूट्रिशन, जो गरीबी और जानकारी ना होने की वजह से होती है। मिड डे मील स्कीम स्पेसिफिकली इसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए बनाई गई थी और बहुत हद तक मिड डे मील्स की वजह से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी किया गया है। लेकिन अब धर्म की राजनीति, आधी अधूरी जानकारी, जो एक स्कीम चल रहा था, जो अच्छा काम हो रहा था, उसे भी बिगाड़ सकता है।
मिड डे मील न्यूट्रिशन और एजुकेशन दोनों को जोड़ता है, खास करके गरीब परिवारों के लिए। इस जीनियस आइडिया से हमारे देश के कई पीढ़ियों को फायदा मिला है। यह कहानी शुरू होती है 1920 में। मद्रास प्रेसिडेंसी में जस्टिस पार्टी ने एक रेडिकल आइडिया सजेस्ट किया, अगर दलित और गरीब बच्चों को स्कूल बुलाया जाए तो उन्हें स्कूल में ही खाना दिया जाए, ताकि एटलीस्ट एक टाइम खाने की लालच में ही सही, लेकिन जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। आइडिया सिंपल था, इफ you cannot feed the body of a child, you cannot feed its mind। आजाद भारत में भी अलग अलग स्टेट्स में इस स्कीम को अडॉप्ट किया गया। धीरे धीरे फोकस एक टाइम खाने से ज्यादा एक न्यूट्रिशियस मील पर जाने लगा। 1989 में तमिलनाडु में सीएम करुणानिधि के मिड डे मील स्कीम में अंडे ऐड कर दिए गए, हर 2 हफ्ते में एक बॉइल्ड एग। आज तमिलनाडु में बच्चों के अंडे का डाइट 5 डेज अ वीक कर दिया गया है। 1995 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह स्कीम नेशनल लेवल पर लॉन्च कर दी। 2007 में क्लास 8 तक के बच्चों को इस स्कीम का हिस्सा बनाया गया। 2021 में इसी मिड डे मील स्कीम को बीजेपी सरकार ने पीएम पोषण स्कीम बनाकर रीलॉन्च कर दिया और आज ये दुनिया के सबसे बड़े स्कूल फीडिंग प्रोग्राम्स में से एक है। सिर्फ वेस्ट बंगाल में अकेले इस मिड डे मील स्कीम से 80 लाख बच्चे कवर्ड हैं। आज बंगाल की सरकार सिर्फ एक पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए इन 80 लाख बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है। और मिड डे मील स्कीम के साथ छेड़छाड़ दूसरे राज्यों में भी चल रहा है, यह हमने देखा है, इसमें क्रोनोलॉजी है। जिस अंडे को लेकर आज भारत देश में बहस चल रही है, इस बहस से बाकी देश बहुत पहले ही निकल चुके हैं, या कह लो कम से कम वो देश निकल चुके हैं जहां फैक्ट्स मैटर करते हैं। क्योंकि पब्लिश्ड रिसर्च बार बार दिखा चुकी है कि अंडे खाने और बच्चों के ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट में डायरेक्ट कनेक्शन है। साइंस डायरेक्ट के पब्लिश्ड एक पीयर रिव्यूड स्टडीज बताती है कि जब स्कूल एज्ड बच्चों को सिर्फ 2 सेमेस्टर्स तक हर स्कूल वाले दिन एक बॉइल्ड अंडा दिया गया तो उनके हाइट, वेट और बॉडी मास इंडेक्स में साफ इंप्रूवमेंट देखा गया। कई ऐसे स्टडीज हैं जो दिखाते हैं कि पिछड़े इलाकों में, बैकवर्ड एरियाज में बच्चों के डाइट में अंडा इंट्रोड्यूस जब किया जाता है तो उनके डेवलपमेंट में मदद आती है। और एक अंडा अफोर्डेबल, फीजिबल और इफेक्टिव तरीका है फॉर होलसम न्यूट्रिशन। ऐसा नहीं है कि आप वेजिटेरियनिज्म से यह काम नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जो खर्चा आएगा, मैनेजमेंट आएगा और जो बैलेंसिंग करनी होगी, वो अंडा को कभी डिफीट नहीं कर सकती है। चाइना के न्यूट्रिशन इंप्रूवमेंट प्रोग्राम से भी यही दिखता है। रूरल एरियाज के स्कूल मील्स में सिर्फ अंडे ऐड कर देने से वहां बच्चों का हाइट और वेट अर्बन एरियाज के बच्चों से मैच करने लगा। 1982 और 2017 के बीच में एक 9 साल का चाइनीज बच्चे का जो हाइट है औसतन एट एन एवरेज 16 सेंटीमीटर से बढ़ गया। और यह क्यों हुआ? डाइटरी शिफ्ट की वजह से, क्योंकि उन लोग के डाइट में मीट, एग्स, डेयरी, कैल्शियम एंड एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया। यह सिग्निफिकेंट ड्राइवर बन गया। इतना ही नहीं, स्टैंडर्डाइज्ड मैथ्स टेस्ट में भी इन बच्चों के स्कोर सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करने लगे। इसका मतलब है ब्रेन डेवलपमेंट में भी यह हेल्प करता है। भारत में भी न्यूट्रिशनिस्ट्स मील में एग इंक्लूड करने की बात दशकों से करते आए हैं। सरकार ने 90s में बाकायदा दारा सिंह वाला एड भी चलाया था, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, क्योंकि सबको सालों से पता है कि बच्चों के लिए अंडे जरूरी हैं, आसान तरीका भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, तमिलनाडु में पहले से ही बच्चों को मिड डे मील्स में हफ्ते में 5 बार एग सर्व किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में भी सेम है, एग्स 5 दिन। उड़ीसा में एग्स मिड डे मील का हिस्सा है। यहां तक कि बीजेपी की अपनी सरकार के जो कुछ स्टेट्स हैं वहां मिड डे मील्स में अंडे ऐड किए गए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने आसाम में 2020 में एग्जैक्टली यही काम किया। 2023 में इसे टारगेटेड एरिया में हफ्ते में 3 बार तक एक्सपैंड कर दिया गया। लेकिन बंगाल के बच्चों के प्लेट से इसे हटाया जा रहा है सात्विक खाने के नाम पर, और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा झूठ आता है, रिलीजियस और कल्चरल सुपीरियरिटी ऑफ वेजिटेरियन फूड। तो अंडा एक सस्ता और इफेक्टिव तरीका है फॉर प्रोटीन डिलीवरी, ये बात तो हम देख चुके हैं डेटा के साथ। तो बीजेपी इसके इतना खिलाफ क्यों है? पार्टी का कहना है कि वो वेजिटेरियन सेंटिमेंट्स को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती है। बाय द वे, इंसिडेंटली वो हमेशा वेजिटेरियन फोकस्ड ग्रुप्स जैसे इस्कॉन और अक्षय पात्र के साथ ही काम करती है मिड डे मील्स के लिए। और ये स्कीम बहुत दिन से, ये जो चल रहा है वेजिटेरियनिज्म का, ये जो प्लान है, एजेंडा है, काफी दिनों से चल रहा है। 2018 की इंडिया स्पेंड इन्वेस्टिगेशन दिखाती है कि उस समय 19 बीजेपी राज्यों में से सिर्फ 5 ऐसे थे जिसमें अंडे अलाउड थे मिड डे मील्स में। बीजेपी का पूरा नैरेटिव यही है,
है कि वेजिटेरियनिज्म ही हिंदू धर्म का सही तरीका है। उनकी माने तो भारत देश ही एक वेजिटेरियन मेजॉरिटी देश है, लेकिन फैक्ट्स तो कुछ और ही बयां करते हैं। सरकार का ही नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-2021 साफ दिखाता है कि देश में सिर्फ 23% महिलाएं और सिर्फ 15% पुरुष ऐसे हैं जिन्होंने कभी चिकन, फिश या मीट नहीं खाया है। मतलब 3 में से 2 महिलाएं और 5 में से 4 मर्द इंडिया में नॉन वेजिटेरियन है, मांसाहारी है। और नॉन वेजिटेरियंस में सबसे ऊपर आता है वेस्ट बंगाल, जहां 99.3% पॉपुलेशन नॉन वेजिटेरियन दर्ज है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में भी 99% पॉपुलेशन आपको नॉन वेजिटेरियन मिल जाएगा। झारखंड, उड़ीसा, बिहार जैसे प्रीडोमिनेंटली हिंदू स्टेट्स भी रिपोर्टेड वेजिटेरियन पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो 10% ही आपको मिलेगा। सदर्न स्टेट्स में भी यह नंबर या आंकड़ा 10% से भी नीचे है। हां, लेकिन बीजेपी के एक्चुअल स्ट्रॉन्ग होल्ड जहां गुजरात, एमपी, यूपी, उसमें नॉन वेजिटेरियंस बाकी देश के एवरेज से कम है। लेकिन यहां भी वेज नॉन वेज का आंकड़ा 50-50 ही है, पड़ला दोनों तरफ ही भारी है। ओवरऑल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ने पाया कि 77% इंडियंस नॉन वेजिटेरियन है, 83.4% मेन, 70.6% वुमेन। और यह नंबर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 से बढ़ा है। सिंपल भाषा में बोले तो भारत में और लोग इंक्रीजिंगली नॉन वेजिटेरियन डाइट अडॉप्ट कर रहे हैं। जो लोग धार्मिक पवित्रता को सात्विक खाने के साथ जोड़ने की या फिट करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए बुरी खबर है। तो भारत देश कितना वेजिटेरियन है ये तो हमने देख लिया आंकड़ों के हिसाब से, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। अब सवाल आता है कि बीजेपी के वेजिटेरियन हिंदू वे ऑफ लाइफ वाला जो आर्ग्यूमेंट है, कितना सच है इसमें। हिंदू धर्म के ग्रंथ, हमारी कल्चरल हिस्ट्री क्या बताती है इसके बारे में? क्या यह वेजिटेरियनिज्म थोपना एक सिलेक्टिव कास्टिस्ट अपर ब्राह्मणिकल सुपीरियरिटी का एक सिर्फ एजेंडा है? महाभारत के वन पर्व का अध्याय 256 साफ दिखाता है कि पांडव इतने लंबे टाइम तक जंगल में हिरन का मांस खाते थे कि हिरन की पूरी जनसंख्या ही कम हो गई। हिरन खुद युधिष्ठिर के पास सपने में आते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज हमें बचा लो ताकि हम दोबारा से अपनी आबादी वापस ला पाएं। वाल्मीकि रामायण में भी अयोध्या कांड के अध्याय 52 में श्लोक 102 में बोर, एंटीलोप, डियर के शिकार की बात की गई है, उनके मांस की बात की गई है। अध्याय 96 के श्लोक 1 और 2 में रोस्टेड मीट की भी चर्चा की गई। बृहदारण्यक उपनिषद अध्याय 6 खंड 4 श्लोक 18 लिखा गया है कि एक ऐसा इंसान जिसे बेटा चाहिए, उसे बुल यानी बैल का मांस चावल में मिलाकर घी के साथ खाना चाहिए। और चरक संहिता में जो आयुर्वेद का फाउंडेशनल टेक्स्ट है, उसमें मीट खाने की सलाह दी गई है बीमारियों के इलाज के तरह। और सब फ्रिंज एलिमेंट्स की यहां बात मैं नहीं कर रहा हूं, बात यहां रामायण, महाभारत, उपनिषद, आयुर्वेद की हो रही है, जो साफ दिखाता है कि जो प्योर वेजिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट है, ऐसी चीज हमारे धर्म में है नहीं। स्वामी विवेकानंद, जो सिर्फ बंगाल के नहीं बल्कि हमारे देश के लिए भी एक इंटरनेशनल आइकॉन है, उन्होंने 1897, सोचो इतने सालों पहले, कोलंबो से अल्मोड़ा की लेक्चर सीरीज है, उनकी किताब है, उसमें ओपनली लिखा है कि फिजिकल स्ट्रेंथ धर्म की नींव है। उनके लेटर्स में वो लिखते हैं कि जो लोग शरीर को कमजोर करते हैं वो धर्म को नहीं समझते हैं। दरअसल ये जो वेजिटेरियनिज्म इज इक्वल टू हिंदू धर्म का आइडिया है, ये ऊपर से नीचे थोपा गया है। ये एक कॉन्क्वेस्ट का नतीजा है, कल्चरल कॉन्क्वेस्ट, जिसमें एक स्पेसिफिक अपर कास्ट ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस को पूरे हिंदुइज्म का ऑथेंटिक रूप डिक्लेयर करने की कोशिश की गई है। दरअसल ब्राह्मणिकल सिस्टम में फूड प्योरिटी का सीधा कनेक्शन है कास्ट प्योरिटी से। सात्विक खाना अपर कास्ट का खाना है, राजसिक, तामसिक नीचे के वर्ग लोग खाते हैं। यह क्लासिफिकेशन एक्सीडेंटल नहीं है, यह डेलिबरेटली बनाया गया है ताकि जो कम्युनिटीज सर्वाइवल के लिए नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं, जैसे दलित या आदिवासी, उन्हें रिचुअली इंफीरियर डिक्लेयर किया जा सके। उनका खाना इंप्योर हो जाता है, मतलब उन्हें छूना भी इंप्योर हो जाता है, फिर उनका पानी भी इंप्योर हो जाता है, उनका एग्जिस्टेंस ही इंप्योर हो जाता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारा हिंदू धर्म किसी एक पार्टी के पॉलिटिक्स से बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। कैसे बांधोगे सबको एक रूल, एक नियम से, जब हिंदू धर्म अपने आप में एक वे ऑफ लाइफ है, जहां गौड़ ब्राह्मण्स मछली खाते हैं, जैसे जल, उसे तो जल फल कहा जाता है हमारे लिए। उपनिषद में बंगाली ब्राह्मण्स को मछली खाने की तो बाकायदा परमिशन मिली हुई है। कश्मीरी पंडित सरस्वत ब्राह्मण्स हजारों सालों से मटन और लैम खाते आए हैं। गौड़ सरस्वत ब्राह्मण्स कोस्टल महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका में जो रहते हैं, फिश
और सी फूड खाते हैं। अरे जब ब्राह्मण ही वेजिटेरियन नहीं है तो इसमें कोई शौक की बात नहीं है कि प्यू रिसर्च ने पाया कि सिर्फ 44% हिंदूज अपने आप को एज वेजिटेरियन आइडेंटिफाई करते हैं। और अगर मैंने मंदिर गिनाने शुरू कर दिए जहां बकरियों और भैंस की बलि चढ़ा दी जाती है, तब तो बवाल मच जाएगा। एडिटर कह रहा है कि मत ही करो, जेल नहीं जाना है उसे। लेकिन फिर भी धर्म को ढाल बनाकर यह फूड पॉलिटिक्स हमारे देश में खेला जा रहा है। बंटवारे की राजनीति चल रही है कास्ट सुपीरियरिटी को दिखाने के लिए, और अब वो खेल गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू बंगाल के सबसे गरीब बच्चों के थालियों से अंडा चुरा रहा है। इस्कॉन खाना बनाएगा सात्विक, प्योर। चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में सात्विक कुकिंग का अपना सुंदर एक स्थान है। इस्कॉन के भोग में अपनी महिमा है, यह बात मैं मानता हूं, लेकिन भोग और मिड डे मील अलग चीज हैं। मंदिर में जो प्रसाद बंटता है मैं भी लेता हूं, और वो श्रद्धा से मैं लेता हूं, अपनी मर्जी से लेता हूं। गवर्नमेंट स्कूल में जो मील दिया जाता है वो सिटीजन्स और बच्चों के लिए है। धर्म और सरकारी पॉलिटिक्स को जब आप मिक्स करोगे ना तो रायता ही फैलेगा। यह सिर्फ अंडों का सवाल नहीं है, यह सवाल है कि कौन डिसाइड करेगा कि बंगाल और भारत के सबसे जरूरतमंद बच्चों की थाली में क्या सर्व होगा, साइंस या कास्ट कोडेड प्योरिटी पॉलिटिक्स। अगर कास्ट कोडेड प्योरिटी पॉलिटिक्स यह बात तय करेगा तो तैयार हो जाइए एक और पीढ़ी के लिए जहां बच्चे और ज्यादा कमजोर, और ज्यादा स्टंटेड और लेस ब्रेन डेवलप्ड होंगे। मैं सच्ची में आशा करता हूं, इस चीज पर बहुत डिबेट हो रहा है, सरकार रिकंसिडर कर रही है। मैं आशा करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि बंगाल सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार इस बात को समझे और इस पाप को होने से रोके। आपको क्या लगता है कि मैंने जो बातें कही हैं, क्या वो रिलीजियसली किसी को हर्ट करने वाली बातें हैं या सिर्फ साइंटिफिक बातें हैं? जरूर कमेंट्स में लिख के बताइएगा। एंड बाय द वे, थैंक्स टू आवर एपिसोड पार्टनर्स आउटस्किल का। अगर आपको ये 2 दिन का एआई ट्रेनिंग कोर्स करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे जाकर जरूर क्लिक करिएगा। मैं एक्चुअली चाहता हूं कि सरकार अंडे पर कम फोकस करे और एआई और जॉब्स पर और स्किलिंग पर थोड़ा ज्यादा फोकस करे।